हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 2 to 10 तक 360 में। आज मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए क्लास 10 के मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करूंगा, जो बिल्कुल ही सटीक और कम समय में ज़्यादा आंसर और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जिसको आपको लिए बड़ा है लाभदायक होगा। और हमको लगता भी नहीं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। और आपके द्वारा मेरे द्वारा जो बनाया गया सीख जो दिया जाएगा वो आपको ध्यान से देखिएगा और वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, और हाँ, अगर आप इस चैनल को नहीं देख रहे हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है कि पी एक्स यहाँ पर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्य अंक है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर है, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। तो 27 का क्या होता है, 27 का क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, 27 का गुणनखंड करते हैं। किससे होगा, 3 से, 3 9 27, फिर 3 दिया 9। तो ये दो जोड़ा निकला वो बाहर, और जो नहीं है वो उसको अंदर है। 3√3। याद रखिएगा, जो भी रूट में निकलता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो उससे कितने शून्य होते हैं। एक्स अक्ष को अगर हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से हमारा एक्स होगा, एक होगा, ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस, है ना। बोल रहा है एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर, यानी एक बार, दो बार, तीन बार, है ना। एक बार, दो बार, तीन बार, तो कितने शून्यंक होंगे, तो सिंपल बात है, 3 बार कट कर रहे हैं, इसका मतलब कितने शून्यंक होंगे, 3 शून्यंक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इनका आंसर होगा अनंत। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग कोई भी संख्या, जैसे कि 2 और हम 3 ही लेंगे, 2 और 3 में संख्या वास्तव में दिख तो नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही संख्या होती है। अगर हम इसको डेसिमल के रूप में लिखें 2.1, 2.2, 2.3, इसमें भी 1 करके 3, 4, 6 इस तरह से आते हैं, तो इनमें बहुत सारी संख्या आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। इसका दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, दो क्रमिक सम संख्याओं का। तो पहली सम संख्या 2 है, इसके बाद क्रमिक में बोला इसलिए 3 नहीं होगा, 4। और इसका एचसीएफ करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में कितने अधिकतम हल संभव है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ इसका और इसका मान स्थिर नहीं है, इसमें कोई भी संख्या हम रख सकते हैं, है ना, 1 2 3 1 से लेकर के, यानी पूर्णांक संख्या कोई भी डाल सकते हैं। तो इसका हल हो जाएगा अनंत, है ना। कोई भी संख्या लिख सकते हैं, उसको क्या लाना है, जीरो मार्क, प्लस भी ला सकते हैं, इसको माइनस भी लिख दिए, काट करके क्या जीरो ला दिया, फिर इसको प्लस में इसको माइनस लिख दिया, काट करके जीरो ला दिया, यानी कि इस स्थिति में इसको क्या लिखेंगे, अनंत। यानी एक्स वाई का संख्या क्या होता है, अलग अलग आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो असंगत निरूपित कैसी रेखाएं होती है, तो समांतर होती है। इसको जान लेना, प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, संगत होती है, संगत होती है। संपाद्य भी क्या होता है, संगत होता है ना। यानी जिसमें हल होता हो वो उसमें क्या होते हैं, संगत को कहते हैं, जिसमें कोई हल ना हो वो असंगत कहते हैं। समांतर में क्या होता है, इस लाइन में देखो, एक लाइन दूसरी लाइन के समांतर होते हैं, वो कभी भी किसी जगह पर कटता नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे समांतर, यानी असंगत है। परिचित रेखा होती है, एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करती है, काटती है। और संपाती रेखा क्या होती है, कि एक लाइन जो है उसी लाइन में और एक लाइन है, यानी इसका अनेक हल होता है, इसमें एक हल होता है, इसमें कोई भी हल नहीं होता है समांतर में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0
का एक मूल है, इसमें स्कोप मूल होगा, यानी x का मान क्या होगा। तो एक विधि यह होता है कि हम लोग इसको गुणनखंड करते हैं और इसके बाद हल करते हैं, वो लंबा प्रक्रिया है, उसको हम नहीं करते हैं, हम ना ऑप्शन से ही आंसर बनाते हैं। जीरो रखेंगे तो क्या जीरो आएगा, जीरो माइनस जीरो तो यहाँ प्लस टू रह जाएगा, है ना। इसके बाद एक रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, वन होगा, और तीन को एक्स से गुना कर तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तीन और दो पाँच हो जाएगा, नहीं आएगा। अगर दो रखते हैं तो इसको हम रखते हैं, दो रख के देखते हैं, अगर दो का दो दूनी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस है, दो तिया कितना हो जाएगा, छः, है ना, दो और दो तिया छः, और प्लस यहाँ पर कितना है, दो इक्वल टू जीरो, क्या आएगा, तो देखते हैं, चार और दो को जोड़ेंगे छः आएगा, जीरो हमारा छः में छः घटाएंगे कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर सही, है ना। जैसे यहाँ पर दो रखते हैं, अगर हम दो यहाँ रखते हैं तो दो दूनी कितना हो जाएगा, चार, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब यहाँ आगे माइनस, यहाँ का प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और दो तिया कितना हो जाएगा, छः, और यहाँ पर दो, बराबर क्या लिखा, जीरो, क्या ये जीरो के बराबर आएगा, नहीं, वन में भी नहीं आएगा, जीरो में भी नहीं आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी से आएगा। कितना आसान है, हमने ऑप्शन से इसको बना दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग कितना हुआ है, 290 दिया हुआ है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि माना कि पहला विषम पूर्णांक x है, x प्लस वन है, फिर दूसरा पूर्णांक ये है, तो ये इससे क्या होगा कि हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, समय ज्यादा खपत लेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी में देखते हैं कि इनका वर्ग करने से कितना आना चाहिए, 290, 15 का करेंगे कितना आएगा, 225, 17 का करेंगे तो 289, जोड़ेंगे 290 तो ज्यादा हो जाए, नहीं होगा, नौ नौ कितना होता है, 81, और ग्यारह ग्यारह कितना है, 121, इन दोनों को जोड़ेंगे 290 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन से ही, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन को देखने से हमें ऑप्शन में दिए हुए मतलब सॉरी क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शन के अनुसार इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, ताकि हमारा ज़्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत ना पड़े। जैसे इस तरह का क्वेश्चन मैं तो कहता हूँ कि आप लोग जो है ना इसी माध्यम से, यानी ऑप्शन के इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं उसको ऑप्शन से ही बनाने का प्रयास करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन एपी यानी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि इन दो संख्या के बीच में जो अंतर होता है वो समान सबका बराबर होना चाहिए, यानी डी बराबर होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के बीच के अंतर कितना है, 2 है, इन दोनों के बीच के अंतर कितना है, 4 है, यानी ये बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको चेक करते हैं, 1 और 3 में कितना अंतर है, 2 है, इसके बीच के अंतर कितना है, 6 है, यानी 2 और 6 बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ दो चेक करने से पता चला तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आते हैं कहाँ, सी, ऑप्शन नंबर सी में, इन दोनों के बीच के अंतर कितना, 10 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, इन दोनों घटाएंगे, ये माइनस में ये भी माइनस में हो जाएगा, दो दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जब ये सही है तो बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 में लिखा हुआ है 1, 4, 7, 10 के 18वें पदों का पद का मान क्या होगा। 18वें पद यानी कि एकवां, दूसरा, तीसरा, चौथवा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां करके 8वां जो पद आएगा उसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला आता है इसकी, ए 18 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, डी। ए किसको बोलेंगे, जो प्रथम पद होता है उसको ए बोलते हैं। ए माने प्लस 18 में हम ए घटा देंगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 17, गुना, दोनों संख्या अगर एक संख्या दूसरी संख्या जोड़ के लिखा हुआ है इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुना होता है। तो डी हम किसको बोलेंगे, सार्व अंतर को। तो डी हमारा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 है ना। तो ये हमारा सार्व अंतर में आ गया 3। अब जोड़ते हैं 1 प्लस 17 से कितना होता है, 51, 51 एक जोड़ेंगे तो 52, 52 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दो समभुज त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 दिया हुआ है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमें 16/9 को जो है ना वर्गमूल निकाल देना इसका। तो इसका आ गया 4 और इसका आता है 3, यानी कि 4:3 हो जाएगा इसका आंसर, 4:3। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। हाँ, इसका अर्थ है सम चतुर्भुज की विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो सम चतुर्भुज का जो पिक्चर है ना, आप लोग को याद बनाना आना चाहिए
कि किस तरह से होता है, इस तरह से, है ना। और एक चीज याद रखना, समचतुर्भुज में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। भले यहाँ पर गड़बड़ा थोड़ा बन रहा लेकिन बराबर होती है। और इनकी जो एक दूसरे को जब विकर्ण काटते हैं तो लंबवत काटते हैं। लंब मतलब बीच में जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और सभी जो है ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब कहने का मतलब ये, अगर 6 सेंटीमीटर है तो इधर हमारा 3 होगा, यहाँ भी इधर 3 होगा, यानी ऊपर 3 होगा और नीचे भी 3 होगा। 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब इधर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ये भुजा वाला 4 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज ये क्या बन जाएगा, हमारा कर्ण। तो कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर होता है कि बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 या 9 और 4 चौके कितना होगा, 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। और 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 5 होता है। यानी कि इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की माप कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। याद रखेंगे समचतुर्भुज कैसे बनता है, इस तरह से जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और जब एक दूसरे को काटते हैं समचतुर्भुज तो कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। और जब जहाँ 90 डिग्री का बनता है तो वहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और वहां पर कर्ण, कर्ण का अर्थ हो गया हमारा ये भुजा, समचतुर्भुज की भुजा, यानी प्रत्येक भुजा की माप हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्ष मतलब हो गया कि अगर हमारा ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। जहां पर वो कटान बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका लिखा हुआ वाई अक्ष से, और एक हम बना देते हैं यहाँ पर ग्राफ। ये हमारा वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक्स एक्सिस है। यहाँ बोला है कि वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म से, है ना, 5 इकाई युग्म वाई अक्ष से। वाई अक्ष से मतलब इधर भागेंगे एक्स की ओर, 1 2 3 4 5 इधर, है ना। वाई अक्ष से बोला है ना, इसीलिए। इसका मतलब बोला है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु, एक्स अक्ष पर ही एक बिंदु P स्थित है, यानी 1 2 3 4 5 और इसी पर क्या स्थित है, P बिंदु स्थित है। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस का लिखते हैं। एक्स एक्सिस हमारा क्या है, 5 है। वाई में कुछ वाई कहाँ पर है, इसी लाइन में है, तो वाई क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो हमारा 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 कोसेक ए का मान क्या होगा, है ना। बड़ा आसान है, पहले हमको ये जानना होगा कि इसके अपोजिट कौन होता है। साइन के अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन अगर 3/4 है तो कोसेक इसका अपोजिट हो जाएगा 4/3। 4/3 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। से 10 का कोट होता है, सेक का कोसेक होता है ना। आप लोग को याद होगा, ये सब चीजों को याद भी कर नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, सेक ए प्लस 10 ए और ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर होगा। चलिए इसको बनाते हैं। बड़ा होता ये सेक ए का अपोजिट क्या होता है, 1/कोस ए प्लस, और 10 ए का अपोजिट क्या होता है, साइन ए बाय कोस ए, है ना। ये हो गया हमारा इधर का, और इधर जो है वही रखेंगे, 1 माइनस साइन ए, बाय नीचे क्या लिख देते हैं, 1, है ना। अगर हम इसका क्या लेंगे, इसका क्या बोलते हैं इसको, ओवेनिस, यानी इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कोस ए होगा और यहाँ होगा 1 प्लस साइन ए, है ना। बड़ा आसान। अब फिर से करते हैं, 1 माइनस साइन ए बाय नीचे 1। अब ऊपर को ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे, बीच में क्या है, गुना है। ऊपर को ऊपर वाले के साथ गुना करते हैं और नीचे को नीचे वाले के साथ गुना करते हैं। यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अगर हम ये प्लस में ये माइनस में है तो क्या होगा, एक का स्क्वायर कोई होता नहीं है इसलिए 1 ही लिखेंगे, और प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस साइन
स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा, कोस को ए से गुना कर, कोस ए को 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा कोस ए। ये साइन स्क्वायर कहाँ से आया, एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो उसी प्रकार से वन का स्क्वायर नहीं कर, वन का स्क्वायर हम इसलिए नहीं लिखें क्योंकि वन का कितना भी स्क्वायर करो, घन करो, तो भी पावर चढ़ा दो, लेकिन वन का वन ही रहेगा, बड़ा ढेर है। इसका बताते हैं, अब इसको जो है ना, वन माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के बराबर होता है। तो वन माइनस, यहाँ लिखते हैं हम कोस स्क्वायर ए बाय कोस ए। कोस स्क्वायर ए का मतलब यहाँ पर कितना कोस है, दो कोस है, और नीचे कितना है, एक कोस है। तो दो में से एक कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पर, सिर्फ कोस ए, है ना। अच्छा से लिखते हैं, कोस ए बच जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर भी ढंग से लिखते हैं, स्क्वायर हड़बड़ी गड़बड़ी, तो कोस स्क्वायर है। तो एक बचा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि 10a का मान √3 तो a का मान क्या होगा, हमें पूरा टेबल याद रखना होगा, है ना। आप लोग किसी को याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 10a यानी यहाँ पर कोई नंबर है जिसका मान कितना है, √3 दिया हुआ है। तो यहाँ √3 किसका मान होता है, तो √3 होता है रूट यहाँ पर 16 का, है ना। 60 का मान कितना होता है, √3 होता है ना। याद रखिएगा इसमें भी यार, 10 में क्या होता है ना कि जैसे 30 से 0 से 30 होता है, जैसे बढ़ते जाते हैं, लेकिन 45 डिग्री का आपको ना दोनों कटता है, साइन और कोस दोनों कट के कितना 1 आता है, तो ये तो होगा नहीं, या तो फिर ये होगा ना, बेटे होल स्क्वायर। तो इसका मान कौन हो गया, रूट 10a का मान 60 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कौन क्या होगा, 60 होगा, तब जाके यहाँ पर √3 होगा। इसका बताते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा, है ना। देखने से बड़ा कठिन लग रहा है कि यार यहाँ पर कितना कठिन सवाल पूछ दिया है कि खंभों का मान ऊंचाई कितना डिग्री का होना चाहिए, तो कोई मान भी नहीं दिया, यहाँ पर कैसे दें। तो इसका बड़ा आसान ट्रिक है, इसको पिक्चर की मदद से बनाते हैं। पिक्चर ये बना लिए, ये रहा उन्नयन कोण, यानी सीधा खड़ा है, सीधा यानी कितना डिग्री का बनेगा ये, 90 डिग्री का, है ना। अब बोल रहा है कि जितना ऊंचा खंबा है, जितना ऊंचा खंबा है उतना ऊंचा क्या होना चाहिए, छाया होगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों भुजा क्या है, बराबर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90, तो इसका मतलब ये और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे 45 हो जाएगा और यहाँ नीचे भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी दोनों ऊंचाई क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई भी सॉरी क्या है, खंबे का ऊंचाई भी सेम है और छाया भी सेम है, यानी कितना डिग्री का उन्नयन कोण होगा, 45 डिग्री का होगा, बराबर। डबल डबल 45 हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं है, इसको एक मिटा देते हैं, यहाँ पे 40 बना देते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, तो 45 नहीं हो सकता है, कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, याद रखेंगे। ऐसा बोला, यदि दो वृत्तों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो, तुल्य का अर्थ होता है बराबर, है ना, याद रख, इसका अर्थ होता है बराबर। तुल्य का अर्थ क्या होता है, बराबर। तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो, है ना, योग के तुल्य के बराबर हो उनके बीच की दूरी। तो जैसे कि ये हमारा एक स्पर्श रेखा हो गया, इसे हमने जो बनाया एक वृत्त इस तरह बनाया, और फिर उसी के बगल में और एक, यानी इनके योग के बराबर एक क्या है, इस तरह से दो वृत्त है, गोल नहीं बन रहा है ना। तो इसमें बोला कि इन दो वृत्तों के बीच में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पहला हम गीता देखो, देखिए ऊपर चला गया, ऊपर उड़ने का बड़ा शौक हो गया है। 1 एक हो गया, दूसरा हम इसको ऐसे गिर दिए, 2 हो गया, और तीसरा हम ऐसे गिर दिए, एक स्पर्श रेखा दोनों को टच कर रही है, 1 हो गया, 2 और फिर 3। इसे इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर यदि दो वृत्त जो है ना एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसमें उस स्थिति में सिर्फ 2 होगा आंसर।
अगर यदि सकेंद्रीय है, सकेंद्रीय मतलब होता है कि एक ही केंद्र को लेकर के दो वृत्त बनाया गया है ना, एक ही केंद्र के बीच में दो वृत्त इस तरह से, तो उस स्थिति में यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो याद रहेगा ना कि अगर यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो वहां पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, 3। और जहां पर त्रिज्या जो सॉरी परिधि जो है एक दूसरे को टच नहीं करते तो वहां पर 2, और सकेंद्रीय हो तो वहां पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। देख खींच के देखते हैं लेकिन नहीं कटा, नहीं आ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 3 यानी सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होगी, असमान होगी, समान है, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा वृत्त है, वृत्त में ये हमारा केंद्र है, और इसमें हम ऐसे लाइन खींचते हैं, है ना, इस तरह से लाइन खींचेंगे। जब इस तरह से लाइन खींचेंगे ना कोई जीवा जो है ना एक दूसरे के साथ क्या होंगे, समान होंगी। क्या होंगी, समान होंगी, समान लंबाई की होगी। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। घिसते हुए जाएंगे या छोटा बड़ा करते जाएंगे तो कोई ना कोई आपस में जरूर समान होगा। तो इस ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन 22 में आते हैं। दो गोले के आयतन का अनुपात 8 अनुपात कितना दिया हुआ है, 27 है। तो उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, सॉरी पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर हम लोग पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं, पृष्ठ का अनुपात होगा, है ना, पृष्ठ का अनुपात होगा, यानी कि उसका जो पृष्ठ होगा यानी एक भुजा की लंबाई जो होगी वो क्या होगी। तो जिसे हमने क्षेत्रफल में क्या था, रूट किया था, वर्गमूल किया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घनमूल। तो घनमूल में 8 बटा यहाँ क्या लिखेंगे, 27। इसका हम घनमूल करेंगे यानी यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 3, है ना। तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 2:3। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, 2:3 हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्वेश्चन है किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो हमें गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 144 पाई, और इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई और पाई दोनों साइड है, कट गया। 4 का पाई में इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 छक 24। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ आर। तो आर का मान कितना आ गया, 6 छक 36, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसकी त्रिज्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, 6 सेंटीमीटर। लिखा हुआ एक सिक्के को उछालने पर चित आने की संभावना क्या है। तो याद रखिएगा कि एक साइड पट होता है, दूसरा साइड चित होता है। तो कुल संभावना कितना है, 2 है, और उनमें से आने की संभावना यानी चित की संभावना कितना, 1 है। तो इसका मतलब हो गया कि 1/2 होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। कुल संभावना 2 और चित आने की संभावना 1, तो 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। इस क्वेश्चन में लिखा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, कोई भी घटना घटित होता है तो उसकी प्रायिकता निश्चित कितनी होती है। जैसे कि हमने इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा कि पट आने की प्रायिकता कितना होता था, 1/2 होता। चित आने की प्रायिकता कितना होता, 1/2। अब दोनों को जोड़ दें कितना आएगा, 1/2 दो दो हो जाएगा, और 1 + 1 = कितना होता, 2/2, यानी कट के कितना आता, 1 आता। तो निश्चित आने की प्रायिकता कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कितनी भी हो, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो निश्चित आने की जो प्रायिकता होती है वो होता है 1।
अब होते हैं एक पासा को उछाला जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। सम संख्या पासा में 1 से 6 तक होते हैं, उनमें से सम संख्या कौन होते हैं, सम संख्या 2 4 6 होते हैं और कुल संख्या कितने हुए, कुल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने हैं, 3 नंबर है, इसमें कितने हैं, 6 नंबर है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी सम संख्या का वो हो जाएगा 3 और नीचे होगा 6, 3 कम 3 3 दूना 6 यानी कि 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ हो गया 1/2 आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 है, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा, यानी x स्थान में क्या रखें, जो तीनों संख्या क्या होना चाहिए, समांतर श्रेणी में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन में रखे हुए नंबर्स के अनुसार ही रखते हैं। अगर x का स्थान 1 रखे तो क्या होगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और 4 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 4 1 जा 4 और प्लस 5। क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो ए का मान नहीं होगा। बी रख के देखते हैं, बी वाला में क्या है, 2 और यहाँ 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद दोनों साथ में, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, गुना है, तो 3, यानी कि यहाँ इस तरह से होता है 3 गुना x, तो 3 को 2 से गुना, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 4 दूना 8, 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, है ना। 4 दूनी 8 और 1 9। अब यहाँ देखते हैं ये होगा, इसमें इसमें कितना का फर्क है 2 का, इसमें कितना है 3 का, ये होगा, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, कोमा। इसके बाद 3 दिया, 3 दिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 3 चौके 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देख करके देखते हैं, 4 और 1, 4 और 2 कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, और 4 दूनी सॉरी 4 3 कितना हो जाएगा 12, और फिर 4 चौके 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तब इसमें कहते हैं इसमें आ जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 5। किसी भी तरह से सब वह बराबर नहीं आ रहा है, कहीं गलतियाँ हैं। फिर से देखते हैं, 1 मान के रखते हैं। अगर हम 1 रखे हैं तो 2 और 1 3 हुआ, और फिर 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 4 एकम 4 और 1 5। क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखे हैं, x प्लस 2 3x 4x प्लस 1। इसके बाद ये हो गया, हाँ क्वेश्चन तो सही लिखे हैं, और एक बार चेक करते हैं। 2 से ये तो नहीं हुआ, 2 से करते हैं, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, और 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, और 4 दूनी 8, 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा, सही लिखे हैं। इसमें देख कर चेक करते हैं, तो हमारे यहाँ पर है 5, 3 है, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, और फिर 3 है, 3 3 9 कर दिए, और इसके बीच में जो संख्या उसको मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन करेगा आप लोग को। कहाँ चले गए, यहाँ पर ना, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया। अब हमारा क्या है, इसमें 3 चौक इसी वाला मान के है, 3 और 2 5 हुआ, और 3 और यहाँ 3 3 3 9 हुआ, और 3 चौके 12 और 1 13, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 13 होगा 13 होगा। अब चेक करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 4 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 4, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा, यानी x के स्थान में 3 रखेंगे तो ये किस रूप में आ जाएगा, समांतर श्रेणी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं, 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा, है ना। माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितनी भी संख्या है सबको क्या करते हैं जोड़ देते हैं,
और जोड़ने के बाद नंबर से कि जितनी संख्या उतना नंबर से हम लोग को भागा देते हैं। तो इसको जोड़ते हैं पहले, है ना। 6 8 कितना हो गया 14, 14 और 9 कितना हो गया 23, 23 और 13 कितना हो गया 36, 36 प्लस कितना हो जाएगा x, क्योंकि जड़ संख्या है और कितने नंबर से 1 2 3 4 5, तो हम इसको 5 से क्या किए भागा दिए और बराबर इधर कितना है 10, यानी आंसर दिया हुआ है क्या माध्य 10 है, 10 हो तो आंसर कितना होगा x का मान कितना होगा, तो 5 देंगे कितना हो गया 50, यानी 36 36 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, डिवाइड में था चला गया तो मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 50 माइनस 36 कितना आएगा 4 और 1 यानी 14 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अंतिम 2 क्वेश्चन आने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो आपके लिए लाभ सिद्ध हो रहा है तो इसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आपके दोस्त सहपाठी जितने भी आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक तरह से ये लाभ पहुंचा सकता है, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। तो और साथ में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको जो लेसन है आज का जो पार्ट हो आपको कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। बहुलक का अर्थ होता है बहुत बार आया हुआ वो नंबर, अंक, है ना। तो यहाँ देखेंगे कौन सा नंबर है जो बहुत बार आया है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 कितना बार है, पहले देखते हैं 1 2 3 बार आया है ना। ये कितना बार आया है 3 बार, है ना। इसके बाद 3 कितना बार आया है 3 है 1 बार, 6 कितना बार आया हुआ है 6 भी 1 बार, और 1 कितना बार आया है 1 भी 1 बार ही आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ये 2 बहुलक में बहुत बार आया हुआ है इस सीरीज नंबर में। 30 क्वेश्चन नंबर है कि 8 7 12 15 10 9 11 की मध्यिका क्या होगी। मध्यिका ज्ञात करने से पहले हमें क्या ध्यान देना होगा कि इस नंबर को हमें आरोही या अवरोही यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम इनमें से किसी में भी इसको सजा के लिखना होगा, तब जाके हमें सही एग्जैक्ट नंबर आएगा। तो हम इसको ऊपर में करते हैं ना, सबसे छोटा में से कौन है 7 है, 7 की बात कौन है 8, 8 की बात क्या है 9, 9 की बात क्या है 10, 10 की बात क्या है 11, 11 की बात क्या है 12, और 12 के बाद क्या है 15 है ना। अब देखना है कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर से 3 देखिए और इधर से 3 देखिए, तो बीच में कौन पड़ गया 10 पड़ गया, तो यानी मध्यिका हो जाएगा हमारा 10, है ना। इन सब का नहीं, यहाँ ऊपर वाले का ध्यान देना है ना, इसको नहीं देखते हैं। तो क्वेश्चन है हम बनाएं किसको है ऊपर में से, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। पहले हमने क्या किया इनको आरोही क्रम में बैठा, बढ़ते क्रम में डाल दिया, आप लोग घटते क्रम भी कर सकते हैं, और में जो बीच में आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा मध्यिका होगी, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए जो आज का जो चैप्टर है यानी सेक्शन ए का जो मॉडल क्वेश्चन 2024 से 25-26 का है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, और आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण पे भी ये कुछ ना कुछ बहुत से आने की भी आशंका जताते हुए को बनाया गया है ना। तो अगर आपको इसी तरह से और वीडियो को इच्छा है तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ये हमारे सेक्शन ए हो गया, और अगली बार हम इसमें सेक्शन बी का बनाएंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।